हेलो एवरीवन। स्वागत है द एडूवर्स पर। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एनडीए का पेपर सितंबर में होने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने टारगेट एनडीए 2026 की नाम से एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने 2018 के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे एनडीए फर्स्ट में, एनडीए सेकंड में, इन दोनों को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों लेक्चर पसंद आए होंगे। इसी श्रृंखला में ये हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम 2019 में जितने भी एनडीए के द्वारा, यूपीएससी एनडीए के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, किससे संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। और ये एनडीए के जो पीवाईक्यू हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये हमारे साथ कंप्लीट सीरीज कर ली तो आप में कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा तो आप पेपर के एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में बहुत सहायक होंगे। जब आप पेपर देंगे 2026 का, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, ये वाली पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ये पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट नहीं की है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे चल रहे हैं। तो आपने 2 लेक्चर्स देखे होंगे हमारे, उसमें आपको कुछ पसंद आया होगा, इसीलिए आप यहाँ पर तीसरे लेक्चर के लिए हम तैयार हैं। और हम तीसरे लेक्चर में जितने भी ज्योग्राफी संबंधित पीवाईक्यू हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। किसके बारे में है? कैंपोस और लानोस के बारे में। ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड के बारे में पूछा गया है। मतलब कि क्वेश्चन कहाँ से आया है? ग्रासलैंड से। सवाना ग्रासलैंड कौन सी? कंपास और लोनेश। ये दोनों कौन से? कंपास है और लानोस है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? इसके क्षेत्र दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, और कौन सा दिया गया है? अफ्रीका दिया गया है, दक्षिण अमेरिका दिया गया है और पूर्वी एशिया दिया गया है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो, पहले हम सवाना घास के मैदान देख लेते हैं कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं। इसके बाद हमें आंसर लगाने में आसानी होगी। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया वाले इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे कौन से मिलेंगे बेटा? ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ पे डाउन्स मिलेंगे। किस नाम से? डाउन्स के नाम से जाने जाएंगे। न्यूजीलैंड के आसपास, न्यूजीलैंड में जाएंगे तो वहाँ पे किस नाम से जाने जाएंगे? कैंटरबटी के नाम से जानी जाती हैं। कैंटरबटी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे बेटा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ पर बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बेल्ट्स के नाम से। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में किस नाम से जाने जाते हैं? कैंपोस के नाम से जाने जाते हैं, लानोस के नाम से जाने जाते हैं। लानोस और कौन सा हो जाएगा? पंपास। अब जो कैंपोस है वो वेनेजुएला, कोलंबिया वाला इलाका होता है। वेनेजुएला और कौन सा? कोलंबिया। ये यहाँ पर कौन से सवाना ग्रासलैंड मिलेंगे हमें? कैंपोस वाले। ठीक है। लानोस हमें ब्राजील वाले क्षेत्रों में मिल जाएंगे, और ये पंपास अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में। ठीक है। इसके बाद बचता है कौन सा? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं कौन से? स्टेपीज। और कौन से पाए जाएंगे? मंचूरियन। मंचूरियन ग्रासलैंड्स। इसके बाद एक और लास्ट, उत्तरी अमेरिका में कौन से पाए जाएंगे? उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे आपको यूएसए वाले रीजन, कनाडा वाला रीजन। वहाँ पे किस नाम से जाने जाता है बेटा? इनको प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। प्रेयरीज। ठीक है। ये हमारा किसके बारे में है? सवाना ग्रासलैंड के बारे में है ये कंप्लीट। सवाना ग्रासलैंड कंपोज हो गया, लानोस हो गया, ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं?
तो ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। आपको उम्मीद है कि आपको इसकी थीम भी समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर में, और ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। अगर पीवाईक्यू में पूछी जाती हैं तो हमें उसको होलिस्टिक कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अंगूर उत्पादन से संबंधित। हमें ऑस्ट्रेलियाई शहर दिए गए हैं और उसके बारे में बताना है हमें। ऑस्ट्रेलियाई शहर में एडिलेड है, डार्विन है, होबार्ट है और ब्रिस्बेन है। इसमें आंसर क्या होगा? एडिलेड। एडिलेड कहाँ पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया की वाइन्स कैपिटल, वाइन कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया में जो कौन सा है? एडिलेड, उसे क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किस नाम से जाना जाता है? वाइन्स कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी, वाइन्स कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद डार्विन, ये डार्विन भी किसका शहर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके बाद है ब्रिस्बेन, ये क्वींसलैंड की राजधानी है। किसकी? क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की कैपिटल है। इसके बाद जो होबार्ट है, ये किसकी है? तस्मानिया द्वीप की राजधानी, तस्मानिया द्वीप की राजधानी। ठीक है, आपको आंसर पता लग गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा? एडिलेड, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय जल अकादमी से संबंधित है। उसमें पूछा गया है जल संसाधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता को केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, पुणे में है, चेन्नई में? कहाँ पर स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर डायरेक्ट फैक्चुअल भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुणे। यहाँ पर नई दिल्ली में आपको CWC का, सेंट्रल वाटर कमीशन का आपको मुख्यालय मिल जाएगा। सेंटर वाटर कमीशन, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इसका मुख्यालय मिल जाएगा। और इसी के तहत ये संस्था आती है, कौन सी? राष्ट्रीय जल अकादमी। इसका मुख्यालय केंद्र कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेथ जॉर्ज वाटा से संबंधित है। ज्वार भाटा से संबंधित है। ज्वार भाटा होते क्या है? मतलब कि पानी का ऊपर आना ज्वार कहलाता है, और पानी का नीचे जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। मतलब कि पानी का ऊपर आना और नीचे आना ज्वार भाटा कहलाता है। अब किसके बारे में पूछा गया है? बृहत ज्वार के बारे में। बृहत ज्वार तब बनता है जब सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य, ये पृथ्वी, और ये क्या हो गया? चंद्रमा। इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आती है तो इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ये जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या किसका निर्माण होता है? बृहत ज्वार का निर्माण होता है। तो जब बृहत ज्वार का निर्माण होता है तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर क्या कहलाता है? ज्वार भाटा इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या पूछा गया है? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में निम्नतम अंतर। तो इसे क्या कहते हैं हम? लो टाइड्स। क्या कहते हैं बेटा? लो टाइड्स। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में कोई अंतर ना होना, तो ये तो होता ही नहीं है। तो ये तो वैसे ही हम गलती कर देंगे, बृहत ज्वार की परिभाषा है ही नहीं। इसके बाद है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकर्षण, उसके कारण क्या क्या होता है? बृहत ज्वार भाटा का निर्माण होता है? नहीं होता है। उसके कारण होता है लो टाइड्स का ही निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम देखते हैं किसके बारे में है। वायु संयंत्री के बारे में पूछा गया है। वायु संयंत्रियाँ एक बहुत बड़ा पिंड होता है जिसमें टेम्परेचर और आर्द्रता का बहुत क्षैतिज वो होता है, ये समझ लो वेव टाइप में। तो उसे क्या कहते हैं? अब एयर मास कहते हैं। ये वायु संयंत्रियाँ या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेशों में बनता है। इसके बारे में ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है वायु संयंत्रियाँ महाद्वीपों और इसके महासागर में विकसित होती हैं।
इसके बाद ऑप्शन सी है वायु संयंत्रियाँ चक्रवाती अवस्था में विकसित होता है, और वायु संयंत्रियाँ मौसम और स्थिति को बदल देता है। ये सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ पर देखी जाती है? चक्रवातीय स्थिति में देखी जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवातीय अवस्था में। ठीक है, ये दोनों तीनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्रों में ये जरूरी नहीं है कि हर जगह बने, इसीलिए हर जगह बनता है। तो इसीलिए कहाँ कहते हैं, जहाँ पर चक्रवातीय स्थिति पैदा होती है वहाँ पर ये वन क्षेत्रों का निर्माण होता है, एयर मासेस वगैरह के बारे में। कौन सा सही नहीं है? ओहो, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। आइए हम दोबारा पांचवें क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं किसके बारे में पूछा गया है। वायु संयंत्री के बारे में पूछा गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या है पहला ऑप्शन, वायु संयंत्रियां या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेशों में बनता है, तो इसका क्या होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वायु संयंत्रियां महाद्वीपों और इसके महासागरों पर विकसित होती हैं। इसके बाद है वायु संयंत्रियां चक्रवातीय व्यवस्था में विकसित होती हैं, और वायु संयंत्रियां मौसम और स्थितियों में परिवर्तन होती हैं। ठीक है, वायु संयंत्रियां क्या होती हैं? वायु संयंत्रियां क्या होती हैं? एक आर्द्रता और किसका टेम्परेचर का बड़ा रूप होती हैं। तो उसके कारण ये कहाँ कहाँ पर वायु संयंत्रियां या तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती हैं या ध्रुवीय क्षेत्रों में बनती हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा। इसके बाद वायु संयंत्रियां महाद्वीपों और इसके महासागरों पर विकसित होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता का भी परिवर्तन होता है और टेम्परेचर का भी परिवर्तन होता है, इसीलिए वहाँ पे वायुमासियों का भी वायु संयंत्रियों का भी निर्माण होता है। इसके बाद है, इसके बारे में वायु संयंत्रियां चक्रवातीय अवस्था में विकसित होती हैं, ये जरूरी नहीं है बेटा, और ये चक्रवातीय अवस्था में तो बन ही नहीं सकती, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये दो तो एयर मासेस के सही हो जाएंगी, वायु संयंत्रियां होती हैं। इसके बाद ऑप्शन डी क्या है, वायु संयंत्रियों से मौसम की स्थितियां बदल देती हैं। हाँ बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा, आर्द्रता में परिवर्तन आएगा, तो मौसम में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बेटा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, उष्ण एवं सूखा पवन है, जो किस नाम से? समाल के नाम से। वो एक स्थानीय हवा है, वो कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। उष्ण एवं जो लोकल विंड्स होती हैं, ये लोकल विंड्स लगभग हर महाद्वीपों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, कुछ ठंडी होती हैं और कुछ शीत होती हैं। तो देखो, पूर्वी एशिया, और कौन सा है ऑप्शन? अफ्रीका का पश्चिमी तट, ऑप्शन सी है अफ्रीका का सहारा और मेसोपोटामिया। ये देखो, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आपको हरमट्टन मिल जाएंगी। कौन सी मिल जाएंगी? हरमट्टन। हरमट्टन लोकल विंड्स होती हैं। ये क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, एक गर्म हवा होती है, जब ये टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं तो जो वहाँ पे जो गिनी वाले तट पे जब ये चलती हैं, तो वहाँ पर क्या है कि इन्हें डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोगों को राहत प्रदान करती हैं उस टाइम पे, इसीलिए इन्हें डॉक्टर पवन कहा जाता है। और अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में कौन सी चलती हैं? सिरोको का नाम सुना होगा, खमसिन का नाम सुना होगा, मिस्र में चलती है, और गिबली, ये वाली कहाँ पर चलती हैं? अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान वाले इलाकों में चलती हैं। इसके बाद आपका बचता है ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। अगर हम पूर्वी एशिया में लू वगैरह देखते हैं, तो ये भी लोकल विंड्स वगैरह भी हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं क्या है। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल किसके बारे में पूछा गया है? वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी है संवतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ऑप्शन सी है चक्रवातीय वर्षा उष्णकटिबंधीय, और चक्रवातीय वर्षा शीतोष्ण। अब इस किसके बारे में बताना है? वर्षा का व्युत्क्रमण। वर्षा का व्युत्क्रमण यानी कि जैसे कि ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वर्षा कैसी होती है? बढ़ती जाती है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर हाइट की ओर जाते हैं, तो वर्षा क्या होता है? बढ़ती है। जब वर्षा बढ़ती है तो ये सामान्य स्थिति होती है। अगर इसका अपोजिट हो जाता है, वर्षा बढ़ने की जगह क्या होने लगे? घटने लगे ऊंचाई के साथ,
ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ वर्षा का कम होना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा का व्युत्क्रमण। और वर्षा का व्युत्क्रमण वो कौन सा टाइप है? वो जहां पर वर्षा ऊंचाई के साथ कम होती है, तो वो कौन से? वो होगी पर्वतीय वाले क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय वर्षा। इसके बाद है संवहनीय वर्षा, मतलब कि जो एवोपरेशन हुआ है उसके कारण जो बादलों का निर्माण हुआ है उससे जो वर्षा हुई है उसे हम कौन सी वर्षा कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवातों के बनने के कारण जो वर्षा होती है, जो लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके कारण जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। अगर ये शीतोष्ण क्षेत्रों में, कटिबंधीय क्षेत्रों में चल रही है तो उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह देंगे, और कटिबंध में चल रही है तो उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र कह देंगे। ये हमारा 7th क्वेश्चन था। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इसके बारे में पूछा गया है, पश्चिम की ओर। तो ये देखो, पश्चिम की ओर पेरियार भी बहती है, केरल में है। ठीक है, कौन सी नदी है? पेरियार, पेरियार नदी। इसके बाद भरतपुजा भी यहां पे ही मिलेगी, भरतपुजा भी यहीं पे मिलेगी, और यहाँ पे पाम्बावी नदी मिलेगी। ये किधर इसका वो रहता है? वेस्टर्न वाले इलाकों में, ये वाले रीजन में तीनों नदियां पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो ताम्रपर्णी नदी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु से सीधी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, ये किधर की ओर बह रही है? पूरब की ओर बह रही है। किसके बारे में क्वेश्चन था? हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में। अगर ये पूरब में बह रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपर्णी नदी, ऑप्शन डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है, और क्या है? मैदानी में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? उसके नाम बताने हैं हमें। सरस्वती के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है, काली के नाम से जानी जाती है, या पिंडर की नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, पिंडर ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ये अलकनंदा वगैरह का वो वहां पे मिलेगा। कर्णप्रयाग बनाएगी यहाँ पे, कर्णप्रयाग, जब पिंडर अलकनंदा में मिलेगी तो यहाँ पे कर्णप्रयाग, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके बाद भागीरथी, भागीरथी कहाँ पर है? उत्तराखंड वाले इलाकों में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद भागीरथी का प्रॉपर बांग्लादेश में अभी क्या नाम है? पश्चिम बंगाल में अभी इसको भागीरथी की एक शाखा है, वो भागीरथी नदी के नाम से जाना जाती है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद है सरस्वती, ये सरस्वती भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? काली। जब ये काली, पहले काली हम देखते हैं, काली है क्या? काली नदी ये कहाँ पर स्थित है? इंडिया और किसके बॉर्डर पे? नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, यहाँ पे लेपू लेक, लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा वाले जैसे क्षेत्र मिल जाएंगे। इसके अलावा जब ये उत्तर प्रदेश में टेकनपुर के पास प्रवेश करती है तो उससे पहले किस नाम से जानी जाती है? शारदा के नाम से। और किसके बारे में पूछा गया है? काली नदी। अब काली नदी क्या पूछा गया है? शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन का पर्यावरणीय प्रभाव में से कौन सा होगा? डेली एंड ड्यूरेनल रिदम इन, क्या लिखा है? डे लाइट एयर टेम्परेचर। तो ये तो आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। डे लाइट में टेम्परेचर में परिवर्तन होता है या फिर नहीं होता है। इसके बाद फ्लो पाथ बोथ एयर वाटर एंड टर्न कंसिस्टेंटली इन
साइडवर्ड डायरेक्शन, वायु और जल दोनों प्रवाह एक तिरछी दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाता है, यस मुड़ जाता है, इसका भी आंसर ये सही होगा। और ज्वारभाटा की गति, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से ज्वारभाटा की गति भी प्रभावित होती है, इसीलिए ये तीनों कथन बेटा सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत राज्यों में प्रमाणित कोयला निचयों के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। कोयले के बारे में बताना है, मतलब कि कोयले सबसे किसके बारे में बताना है, घटते क्रम में, मतलब कि सबसे ज्यादा से लेकर कम की ओर जाना है। तो सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहाँ पर मिलेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये दोनों सेम हो गए बेटा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद आपको इसके बारे में सही बताना है, सही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कोई बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है, झारखंड में मिलता है, उसके बाद उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, फिर कहाँ पर मिलता है, पश्चिम बंगाल में। ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, तो इसके आंसर कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसको उड़ीसा को इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बारे में पूछा गया है, निम्नलिखित महासागरों धाराओं में से कौन सी एक शीत धारा नहीं है। किसके बारे में पूछा गया है, शीत धारा के बारे में पूछा गया है, मतलब कि ठंडी जलधारा नहीं है। धारा भी कौन कौन सी होती है, एक ठंडी होती है और एक गर्म होती है। गर्म में सुना होगा गल्फ स्ट्रीम, कौन सा, गल्फ स्ट्रीम वगैरह का नाम सुना होगा, विश्वतीय। ठीक है, ये वाले क्षेत्र कौन से होंगे, गर्म धाराएं होंगी। और ठंडी जल धाराएं कैनारा की मिलेगी, कैनरी की मिलेगी, कैलिफोर्निया की मिलेगी और क्यूरोसियो की मिलेगी। ओयोसियो की धारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि आपको इस चीज को एक बार चेक कर लेना है, ये आपको कमेंट में भी बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगी। कैनरी की धारा कहाँ मिलेगी, कैलिफोर्निया की धारा कहाँ मिलेगी और क्यूरोसियो की धारा कहाँ मिलेगी। ये तीनों कवर करने के बाद इसकी आपको पूरी लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करने विथ मैप के साथ। ठीक है, इसके बाद आपकी जो ये वाली थीम है जो महासागरीय धाराओं से संबंधित, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिक्टर स्केल के बारे में पूछा गया है। रिक्टर इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर 1935 में हुआ था, इसका एकदम सही आंसर है। इसके बाद है यह एकल भूकंप में निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है, यस करता है। रिक्टर स्केल कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3, इसके आंसर तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, महासागरों की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के घटित होने के समय अंतराल का कितना होता है। तो मतलब कि उसका टाइमिंग बताना है हमें। तो एक जो अंतराल होता है वो कितना होता है, नॉर्मल 12 आवर 26 मिनट। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम ज्वारभाटा का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अभी भी जितना भी आपने पढ़ा होगा तो आप में एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि इनका अंतर कितना होता है, 12 आवर्स और 26 मिनट। इसका कारण होता है चंद्रमा का घूर्णन, वो कम होता है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से काम करें, इसीलिए ये अंतर आता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पोलर फ्रंट थ्योरी, किसके बारे में पूछा गया है, पोलर फ्रंट थ्योरी के रूप में अनिवार्य रूप से संबंधित क्या है कहा जा सकता है। प्रतिचक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और क्या है अभितोष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन सा है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण वाला क्षेत्र। तो क्या कहा जाएगा इसे,
पोलर फ्रंट थ्योरी का मतलब होता है, पोलर फ्रंट कैसे बनते हैं, जब दो वायु राशियां, जब एक ठंडी राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे के पास आती हैं, यहाँ पे जो निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं या कहते हैं फ्रंट। मतलब कि दो विपरीत स्वभाव वाली जब वायु राशियां मिलती हैं तो वहां पे क्या निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि पोलर फ्रंट थ्योरी किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, टेम्परेट साइक्लोन से संबंधित है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ये प्रति चक्रवातीय दशा में होता नहीं है, क्योंकि हवाएं फिर कैसी होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये ठंडी हवा है, ये नीचे की ओर आती है, गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। इसी स्थिति में वाताग्र का निर्माण होता है। इसके बाद इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये वाला भी रीजन ITCZ से संबंधित है, अंतर उष्णकटिबंधीय। ITCZ इससे संबंधित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये लो प्रेशर वाला बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है इसीलिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है। किसके बारे में पूछा गया है, संघ शासित प्रदेश, यूटीज के बारे में पूछा गया है। यूटीज के बारे में बताना है हमें, यूटीज में कौन सा सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, लक्षद्वीप। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर पूछ लिया। ये आपको मतलब कि हर कोई पढ़ता है इसको, और ये 4 नंबर फ्री के हैं आपके। इतना हलवा क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद दमनदीप होगा नहीं, चंडीगढ़ होगा नहीं, दादरा नगर हवेली होगा नहीं, तो इसका लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा मिलेगा, लद्दाख। कौन सा मिलेगा, लद्दाख। अगर राज्यों की बात करते हैं हम, राज्यों में कौन सा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, गोवा मिलेगा। अगर हम जनसंख्या में देखते हैं इसी को, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे टॉप पे है, टॉप पे है यूपी, और सबसे कम है, सबसे जनसंख्या कम कहाँ मिलेगी, सिक्किम में। ठीक है, सबसे लो। ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। किसके बारे में है, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। यह पूर्ववर्ती जल निकाय सही परिभाषा के रूप में निम्नलिखित में हो सकती हैं। तो क्या है, जो हिमालय के प्रारंभिक ढाल का अनुसरण करती हैं, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व के आने से पहले ही विद्यमान थी। इसके बाद है ऑप्शन सी है, जिसने हिमालय की नती और शैल संस्तरों का अनुसरण किया था। इसके बाद ऑप्शन डी है, जिसने हिमालय के शैल संस्तरों के नती लंब के अनुसार क्या किया है, इसके बाद क्या किया है, अनुसरण किया है। तो ब्रह्मपुत्र और किसके बारे में पूछा गया है, सिंधु नदी के बारे में पूछा गया है। तो ये इनका ढलान कैसा था, पहले ही से इनिशियल स्लोप में था, नहीं था। ठीक है, नहीं तो नहीं लगा है। इसके बाद जो हिमालय प्राव जो अस्तित्व में है वो पहले से ही विद्यमान थी। एक थ्योरीज भी है, मतलब कि बृहत रिवर थ्योरी, उसके अनुसार तुम्हारे बारे में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच एक्सटेंट एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालय रेंज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। मतलब कि जो हिमालय से ये तीनों नदियां हैं, ये हिमालय से पूर्व भी यहीं थी, बस इनका मार्ग अभी चेंज हो गया है इसके कारण। ठीक है, भारत के द्वीपों के पुराने नामों और नए नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। किसके बारे में पूछा गया है, सही नाम, और किसके बारे में बताना है, गलत के बारे में बताना है। रॉस आइलैंड है, ये शहीद द्वीप इसको कहा जाता है या फिर नहीं कहा जाता है। जो नील आइलैंड है, इसे नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से जाना जाता है क्या नहीं जाना जाता है। ये हैवलॉक आइलैंड है, इसे स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है या फिर नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो रॉस द्वीप को तो किसके नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित होगा, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित होगा रॉस आइलैंड। और ये कहाँ पर नील आइलैंड है, वो को किससे होगा, शहीद द्वीप से संबंधित होगा। अगर ये गलत हो जाता है
तो एक और एक दोनों, ये दोनों चले गए। इसके बाद अगर सेकंड कौन सा है, शहीद द्वीप है नील आइलैंड में, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, ओनली डी। ये हमारी टेक्निक्स भी है, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करना है। अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम गलती में कुछ भी लगा सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम क्वेश्चन को सही लगाएं। इसके बाद है किसके बारे में, कामराजार। कौन सा है, कामराजार पत्तन को 2001 में ऊष्मीय कोयला की मांग प्रबंध करने के लिए अधिकृत चालू किया गया था। यह किस भारतीय राज्य तट के पास है। कामराज पोर्ट कहाँ पे मिलेगा बेटा, कहाँ पर मिलेगा, किसी को कोई जवाब पता है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, किसमें, तमिलनाडु में। अब ये चारों हैं, इसके बारे में किसके बारे में बताना है, कामराज पोर्ट के बारे में। कामराजर। यह पोर्ट एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होगा बेटा, यहां पे और कौन कौन से पोर्ट मिलेंगे, चेन्नई वाले में किसको, एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी हिंट दे दी मैंने बेटा। अगर आप इसको सही लगाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे बेटा, वी ओ चिदम्बरम। कौन सा, वी ओ चिदम्बरम पोर्ट मिल जाएगा। यहीं पे आपको चेन्नई पोर्ट मिल जाएगा। ये कृत्रिम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, मैन मेड, ये नेचुरल नहीं है, ये सॉरी। ठीक है, चेन्नई क्या है, ये एक बार इंफॉर्मेशन देख लेना। इसके बाद क्या है कि ये आपको अगर ये पता लग गया कि एन्नोर यहाँ पाया जाएगा, वी ओ चिदम्बरम यहाँ पाया जाएगा, चेन्नई यहाँ पे पाया जाएगा, चेन्नई पाया जाएगा तो तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु। उम्मीद है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नहीं है। ये हमारे एनडीए में 2019 से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके बाद कौन सी सीरीज करेंगे, 2019 की एनडीए सेकेंड जो ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू सीरीज होगी उसको कवर करेंगे। और इससे आपको पता लग गया होगा कि आपने कितने सॉल्व किए हैं। आप अपना मूल्यांकन भी कीजिए और आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, बढ़िया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और पूरी ताकत लगा दीजिए। और ये आज हमने कंप्लीट सीरीज ख़त्म कर ली है। कौन सी है ये, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसमें जितने भी 19 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ ही हम धन्यवाद, इसी के साथ ही आपका लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।